आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, जिसमें हम इस वीडियो में जानेंगे विद्युत धारा, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टर्मिनल विभवांतर भी बोल देते हैं। फिर आता है ओम का नियम, फिर उसके बाद टॉपिक हमारा आता है प्रतिरोध, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय, आवेश बट्टे समय। विद्युत धारा को डिनोट करते हैं आई से। आवेश हमारा होता है स्मॉल क्यू और टाइम हमारा होता है टी। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर हम टी इक्वल्स टू 1 यूनिट रख दें, यानी कि इसकी इकाई कितनी रख दें, 1 रख दें, तो हमारे पास समय बन जाता है एकांक समय। अच्छा, जैसे ही मैंने टी इक्वल्स टू 1 यूनिट रखा तो हमारे पास आई कितना बन गया, आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 1, जिस बात का मतलब होता है कि आई किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया। यानी कि आई किसके बराबर हो गया, आवेश के बराबर हो गया, विद्युत धारा आवेश के बराबर हो जाएगी। तो हमारी लैंग्वेज क्या बनेगी, यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे इसको। हम बोलेंगे, हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एकांक समय की यानी कि यूनिट टाइम की। हमारी लैंग्वेज यहाँ बन जाएगी एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। एक्चुअली में टाइम कितना लिया मैंने, टाइम इक्वल्स टू 1 यूनिट रखा, तो मेरे पास टाइम कितना बन गया, एकांक समय बन गया समय। तो इस एकांक समय में जितना चालक तार में क्यू बह जाता है, जितना क्यू प्रवाहित होता है, इसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं, इसी को हम आई बोल देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक चालक तार मैंने मान लिया, इस चालक तार के अंदर जितना मेरे पास आई प्रवाहित होगा वही क्यू है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना क्यू प्रवाहित होगा वही हमारे लिए विद्युत धारा है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी विद्युत धारा की यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सेल का यानी कि विद्युत सेल। विद्युत सेल एक्चुअली में क्या चीज़ होती है, तो विद्युत सेल और कुछ नहीं होता, ये एक तरीके की डिवाइस होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइस और हिंदी में बोलते हैं इसको युक्ति। डिवाइस यानी कि युक्ति। अब ये किस तरीके की युक्ति है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक बल्ब है, इस तरीके से हम बल्ब बना देते हैं इसको। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरीके से बल्ब बना दिया। इसको मैंने वायर लगा दी, इस तरीके से वायर से कनेक्ट कर दिया और एक वोल्टेज का सोर्स डाल दिया यहाँ पर। ये वोल्टेज का सोर्स एक्चुअली में है क्या, यही हमारे पास सेल है, यानी कि जिससे पूरी की पूरी सर्किट में पूरे के पूरे परिपथ में एनर्जी जाएगी। कौन सी एनर्जी जाएगी, विद्युत ऊर्जा जाएगी और ये बल्ब जलेगा। अच्छा, ये हमने एक सेल लगाया, ये इसका प्लस सिरा है, ये दूसरे वाला माइनस सिरा है, तो धारा यहाँ से इस तरीके से प्रवाहित होना स्टार्ट होगी। तो धारा कैसे जाएगी, धारा यहाँ से बहती हुई इस तरीके से इसके टर्मिनल से इस तरीके से होते हुए फिर से वापस आएगी, फिर से जाएगी इस तरीके से पूरे के पूरे परिपथ में। ये पूरा का पूरा परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और कैसा परिपथ है, बंद परिपथ है, क्योंकि धारा यहाँ से जा रही है और परिपथ चूँकि बंद है, यानी कि पूरा का पूरा परिपथ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये पूरी की पूरी धारा इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से वापस आ जाएगी। तो ये विद्युत सेल है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो सेल क्या काम कर रहा है, ये सेल इस विद्युत धारा को, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है और कुछ नहीं होता, आवेश होता है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक करंट को या आवेश को यहाँ से पूरे के पूरे परिपथ में सर्कुलेट कर रहा है, पूरे के पूरे परिपथ में चक्रित करा रहा है। तो हमारे पास डिफाइन कैसे करेंगे विद्युत सेल को, विद्युत सेल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और विद्युत सेल है क्या, एक्चुअली में एक तरीके की डिवाइस है यानी कि युक्ति है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के
निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करती रहती है। तो ये एक तरीके की क्या है, डिवाइस है, युक्ति है, जो पूरे के पूरे परिपथ में विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह बनाए रखती है, लगातार एनर्जी देती रहती है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल एक्चुअली में क्या होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इस सर्किट के हिसाब से समझे। इस सर्किट में अगर देखें तो ये सेल क्या काम कर रहा है, ये सेल यहाँ पूरा का पूरा एनर्जी दे रहा है, किसको, इस पूरे के पूरे बंद परिपथ में, पूरे के पूरे सर्किट में। अच्छा, जब तक ये एनर्जी दे रहा है तब तक बल्ब जलता रहता है, और जैसे इसने एनर्जी देना बंद कर दिया तो ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बट्टे आवेश। विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसलिए इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू कार्य हो गया W और आवेश हो गया Q। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम Q इक्वल्स टू 1 यूनिट रख दें, यदि Q इक्वल्स टू 1 यूनिट रख दें हम, तो हमारे पास आवेश बन गया, जो कि आवेश मेरे पास था, ये बन गया एकांक आवेश। अच्छा, Q इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गया, यानी कि आवेश मेरे पास कितना हो गया, एकांक आवेश हो गया। तब जैसे ही मैंने Q इक्वल्स टू 1 यूनिट रखा तो मेरे पास E किसके बराबर हो गया, W के बराबर हो गया। E बराबर हो गया मेरे पास W। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ये सेल पूरे के पूरे इस परिपथ में एनर्जी दे रहा है, पूरे के पूरे परिपथ में आवेश को या विद्युत धारा को प्रवाहित करा रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे, Q इक्वल्स टू 1 यूनिट रखा है मैंने, तो हमारे पास आवेश कितना बन गया, एकांक आवेश। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चक्रित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही, सेल द्वारा किया गया W ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का कैपिटल E कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। अब विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूले से इसको डिफाइन करेंगे। विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टे आवेश। विभवांतर को डिनोट करते हैं, विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरे पास V होता है इक्वल्स टू कार्य को W से और आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पर मैं अगर Q इक्वल्स टू 1 यूनिट रखता हूँ, Q मेरे पास 1 यूनिट हो गया, इट मीन्स आवेश मेरे पास कितना बन गया, एकांक आवेश हो गया। ये मेरे पास बन गया एकांक आवेश, ठीक है। तो अगर जैसे ही मैंने Q इक्वल्स टू 1 यूनिट रखा तो मेरे पास V किसके बराबर हो गया, W के बराबर हो गया। तो V किसके बराबर हो गया, W के बराबर हो गया। अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इसको डिफाइन करेंगे कि एकांक आवेश को, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे पास एक चालक तार है, ठीक है। ये AB मैंने तार का एक टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े को मैं एक वोल्टेज के सोर्स के साथ जोड़ देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, ये वोल्टेज हमने जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने वोल्टेज जोड़ा तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई, यानी कि विद्युत धारा को ही आवेश बोलते हैं। अच्छा, अगर ये वाला आवेश कहाँ से कहाँ तक बहेगा, ये वाला आवेश A से B तक बहेगा, यानी कि A से B तक इसको प्रवाहित करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि एकांक आवेश को, ये पूरा का पूरा सर्किट है, एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित कराने में किया गया कार्य, मुझे नहीं पता किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, कोई भी वोल्टेज का सोर्स होगा उसके द्वारा किया जाएगा। तो एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, यानी कि A से B तक आवेश को ले जाने में या एकांक आवेश को ले जाने में जितना W किया जाएगा वही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो सिंपल से इसको डिफाइन करेंगे, एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया W ही, सेल द्वारा किया गया कार्य ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं, हमारे पास विद्युत वाहक बल का भी फॉर्मूला यही होता है, विभवांतर का भी फॉर्मूला यही होता है। एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है कि सेल पूरे के पूरे आवेश को
कोई भी मेरे पास एकांक आवेश है उसको पूरे के पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में जितना W करता है वो विद्युत वाहक बल होता है, और विभवांतर केवल दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य होता है। ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? सबसे पहले एक तार का टुकड़ा हमने ले लिया AB, इसको एक वोल्टेज के सोर्स के साथ इस तरीके से कनेक्ट करवा देते हैं, जोड़ देते हैं। ये मेरे पास वोल्टेज का सोर्स है, प्लस सिरा माइनस सिरा, ठीक है। जैसे ही मैंने प्लस और माइनस जोड़ा तो इसमें इस पूरे के पूरे चालक में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और धारा का मतलब होता है आवेश। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि मेरे पास एक शर्त है, शर्त ये है कि इस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अच्छा, भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि ये जो तार है वो किस पदार्थ की बनी है, ठीक है, यानी कि तार का पदार्थ हो गया। और दूसरा, ये जो मेरे पास कंडक्टर वायर है, चालक तार है, जितना इसका नॉर्मल टेम्परेचर है उतने पर ही रहेगी, ऐसा नहीं कि उसको गर्म कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, तार किस पदार्थ की बनी है? वो एल्यूमिनियम की बनी है या कॉपर की बनी है या किसी और लोहे की बनी है या सिल्वर की बनी है, जिसकी भी बनी होगी इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई दूसरा मेटल नहीं मिलाना है, कोई दूसरी भी धातु नहीं मिलानी है, कोई छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा, इसके तापमान में कोई भी चेंज नहीं लाना है, इसको ऐसा नहीं है कि गर्म करने लग जाना है। तो ओम के नियम की ये शर्त थी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि तार के पदार्थ में चाहे उसके दाब में या ताप में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर V होता है वो तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा I बहेगी, जितना ज़्यादा I बह रही है तार के अंदर, इट मीन्स उसकी वोल्टेज उतनी ज़्यादा है। तो जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यहाँ पर एक नया कॉन्स्टेंट R आ जाता है, और ये मेरे पास ऑलरेडी I था, तो ये हमारे पास मिल जाता है ओम का नियम। दिस इज ओम्स लॉ। यहाँ से हमारे पास एक चीज़ निकल के आती है कि V और I का जो अनुपात है वो एक R के बराबर हुआ है। अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में अगर समझूं, दूसरे टर्म्स में ये कहता है ओम का नियम कि किसी तार में प्रवाहित होने वाले विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है, रेशियो है, वो एक कांस्टेंट रहता है, वो एक नियतांक रहता है। इस नियतांक को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं, इस नियतांक को ही हम कैपिटल R बोलते हैं, और यही ओम का नियम है। इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V घटाते हैं वैसे वैसे I घटेगा, और V और I का जो अनुपात है, रेशियो, वो हमेशा एक नियतांक रहेगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। यही ओम का नियम है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हमने ये एक चालक तार ली, चालक तार का टुकड़ा लिया AB। जब इसको वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट कराएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, सीधी सी बात है, यानी कि I = Q। धारा और कुछ नहीं होता, विद्युत आवेश ही होता है, यानी कि आवेश ही होता है। जब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो ये जो तार जिस पदार्थ का बना होगा, जिस भी मटेरियल का बना होगा, जिस भी सब्सटेंस से बना होगा, वो पदार्थ धारा के प्रवाहित होने में, यानी कि करंट के फ्लो होने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। तो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली ये जो बाधा है, ये जो रुकावट है, ये जो अवरोध है, इस अवरोध को ही चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश में या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को, उत्पन्न होने वाले अवरोध को ही उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि प्रतिरोध के बारे में हमने भी बात करी थी। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक होता है वो है तार की लंबाई। तार की लंबाई, तार की लंबाई पर किस तरीके से निर्भर करता है, डिपेंड करता है प्रतिरोध? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R = L। इस बात का मतलब यह है कि तार की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उस तार का प्रतिरोध उतना अधिक होगा, तार जितनी कम लंबाई का होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। दूसरा होता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, यानी कि A पर डिपेंड करता है तार का प्रतिरोध। अच्छा,
अनुच्छेद काट का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर ये मेरे पास एक तार है, ये तार का टुकड़ा है, उस तार के टुकड़े को बीच में से इस तरीके से कैसे भी कट कर दें तो उसका ये वाला पोर्शन यहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया हमें दिखाई देगा। ये एरिया कहलाता कैपिटल है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये वाला एरिया कहलाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि तार जितनी मोटी होगी उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना अधिक होगा और तार जितनी पतली होगी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना कम होगा। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना कम होगा R उतना अधिक होगा, और एरिया जितना अधिक होगा यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस चालक तार का प्रतिरोध उतना अधिक होगा। एरिया अधिक होने का मतलब ये है कि वो तार ज़्यादा मोटी है, तार ज़्यादा मोटी होगी तो उस तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने का मतलब ये है कि उस तार का प्रतिरोध कम है। अच्छा, तीसरा हमारे पास फैक्टर होता है कि तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ का मतलब ये है कि तार किस तरीके की क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका प्रतिरोध कितना है। अच्छा, कोई तार जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और उसमें धारा उतनी अच्छी आसानी से प्रवाहित होगी, और तार जितनी घटिया क्वालिटी का होगा उसमें विद्युत धारा बहने में उतनी ही दिक्कत होगी और उसका प्रतिरोध यानी कि उतना ही अधिक होगा। तो तीसरा हमारा फैक्टर होता है तार के पदार्थ पर। तो तार का पदार्थ जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्रतिरोध उतना कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा उसमें आसानी से प्रवाहित होगी। और अगर तार का जो पदार्थ है वो जितना घटिया क्वालिटी का होगा, जितना बेकार क्वालिटी का होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और उसमें धारा बहने में उतनी ही दिक्कत होगी। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर थे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में: तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार का पदार्थ।